ग्राहक दक्षता कल्याण फाउंडेशन द्वारा शुक्रवार को धार स्थित एक निजी होटल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर फाउंडेशन के कार्यकारी संचालक शुभम ने घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडरों के दुरुपयोग को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए शुभम ने बताया कि घरेलू उपयोग के लिए सब्सिडी पर मिलने वाले एलपीजी गैस सिलेंडरों का अवैध रूप से व्यावसायिक गतिविधियों जैसे कि होटल, ढाबों और रेस्टोरेंट में उपयोग किया जा रहा है। ये न केवल कानूनन अपराध है बल्कि इससे आम उपभोक्ताओं को भी भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। उन्होंने आगे कहा कि ग्राहक दक्षता कल्याण फाउंडेशन इस मुद्दे को लेकर जागरूकता अभियान चलाएगा और संबंधित विभागों के सहयोग से आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने की दिशा में कार्य करेगा। फाउंडेशन ने आम नागरिकों से भी अपील की है कि वे ऐसे किसी भी अवैध उपयोग की जानकारी तुरंत संबंधित अधिकारियों या फाउंडेशन को दें ताकि आवश्यक कदम उठाए जा सके और समाज में ईंधन की न्याय संगत आपूर्ति बनी रहे। मैं शुभम रंगारी, ग्राहक दक्षता कल्याण फाउंडेशन का कार्यकारी संचालक। मेरे सहयोगी संदीप जी गुप्ता, मेरे सहयोगी नरेंद्र सिंह चंवर। आज हम आपके सामने एक ज्वलंत मुद्दे को लेकर पेश हुए थे। ज्वलंत मुद्दा ऐसा है कि हमारे घर में आने वाला घरेलू गैस सिलेंडर का जो इस्तेमाल अवैध तरीके से होटल, रेस्टोरेंट्स, ढाबों पर हो रहा है। ये इसलिए गलत है क्योंकि घरेलू गैस सिलेंडर के ऊपर 5% का जीएसटी होता है और व्यावसायिक गैस सिलेंडर के ऊपर 18% का जीएसटी होता है। अगर घरेलू गैस सिलेंडर का इस्तेमाल व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर, होटल, रेस्टोरेंट्स पर होगा तो इससे सरकार को सीधा 13% जीएसटी का नुकसान होता है। ठीक है, हमने जिला प्रशासन को कई बार पत्र द्वारा अवगत करवाया है पर सिर्फ नाम मात्र कार्रवाई हुई है। हम आपके माध्यम से जिला प्रशासन से भी यही विनती करना चाहते हैं कि इसको जल्द से जल्द कठोर कार्रवाई करें। छोटी रेडियो वाले पर नोटिस जारी करें कि ये करने से अवैध अपराध है। एसेंशियल एक्ट 1955 सेक्शन 3 और 7 के अंदर में ये कानूनन अपराध है। इस पे आप जुर्माना लगा सकते हैं, आपकी दुकान सील कर सकते हैं। आपके माध्यम से हम जनता से भी अपील करना चाहते हैं कि आपके घर में आने वाला घरेलू गैस सिलेंडर उसको तोल कर ले, खाली सिलेंडर को तोल कर दे, सील चेक करे। सील चेक करने के लिए डिटेक्टर होता है, वो मांगे। उनके पास वजन कांटा होना चाहिए, उसकी मांग करें। और आपके माध्यम से हम सबसे यही अपील करते हैं कि इसके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई हो। और ऐसे कहीं किसी को देखने में आता है कि घरेलू गैस सिलेंडर का इस्तेमाल हो तो जिला प्रशासन से भी जाकर आप उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं, है ना। मेरा नाम शुभम रंगारी। तो करेगा नहीं, वो जल्दबाजी में करेगा तो उसका जो नोजल होता है कहीं ना कहीं वो बिगड़ जाता है, तो उससे गैस रिसाव होता है। हमने रेगुलेटर तो बंद कर दिया बट वो अपनी जगह छोड़ने से वो रिसाव होता है। लीकेज चेक करते हैं, वो कैसे करते हैं? सिलेंडर का लीकेज जब हम खरीदते हैं कैसे करते हैं पता है आपको? आप लोग नहीं करते, पानी डालते हैं। ये पानी डालने की ये बिल्कुल गलत है। पानी डालने से क्या होता है, जो नोजल के बीच में कोरिंग होता है रबर का, पानी डालने से वो सूख जाता है, वो कड़क होता है, वो छोड़ देता है। तो इनके पास IOCL, BPCL, HPCL की जो अधिकारी है, जो कंपनीज है, जो एजेंसीज है, इनके पास में ना जो मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट से सर्टिफाइड होना चाहिए कि ये टोल काटा सही है, वो नहीं है। ठंड के टाइम पे हमारी 2 किलो 4 किलो गैस रिटर्न जाती है। प्रोपेन ब्यूटेन से बनी हुई गैस होती है, ठंड में प्रोपेन नीचे बैठ जाता है, उस कारण से गैस जाती है। तो हमने जो तोल कर जो सिलेंडर लेते हैं वो आने वाला सिलेंडर भी तोल कर लेना चाहिए और खाली सिलेंडर भी तोल कर देना चाहिए। ये हमारा अधिकार है। आपने देखा होगा कभी कभी आपके घर में इमरजेंसी में अगर सिलेंडर चले गए शाम के टाइम, रात के टाइम पे, तो आप जाकर एजेंसी के गोडाउन से जाकर लेके आते हो तो उन्होंने हमको 30 से 35 रुपये ट्रांसपोर्टेशन चार्ज काट के देना चाहिए, जबकि उनको एक सिलेंडर के ऊपर उनका कमीशन 70 से 75 रुपये होता है। टेस्ट होता है, उसका बॉडी चेक होता है, ठीक है, उसका जो ये होता है ओरिट अपना नोजल, उसका चेक होता है। जब वो क्वालिटी में चेक हुआ तब जाकर वो आगे प्रोसेस होता है, तब उसके ऊपर सील लगता है, तब वो एजेंसी की गाड़ी में भरा जाता है और वो गाड़ी को भी सील लगता है। अगर किसी में डिफॉल्ट हो गया, कोई लीकेज हो रहा है तो उसको वहीं पे डिसमेंटल किया जाता है, वो सिलेंडर बाहर नहीं आते। इंदौर में हीट स्ट्रोक से 4 राष्ट्रीय पक्षी मोर की मौत हो गई। हालांकि सोशल मीडिया पर 35 से ज्यादा मोर मरने की बात कही जा रही थी। इंदौर के कालंदी कुंज सोसाइटी के आसपास और रालामंडल वन जीव अभयारण्य में राष्ट्रीय पक्षी मोरों की मौत से हड़कंप मच गया है। वन विभाग ने सोशल मीडिया पर चल रही अफवाह का खंडन करते हुए कहा कि रहवासी 3 मृत मोर उनके पास ले गए थे, जबकि इंदौर के चिड़ियाघर में इलाज के दौरान एक मोर ने दम तोड़ दिया। वन विभाग के मुताबिक मोरों के पोस्टमार्टम की शॉर्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट से डिहाइड्रेशन या हीट स्ट्रोक के कारण सामने आया है। वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि जंगल में पर्याप्त मात्रा में पानी रखा गया है, लेकिन मोरों के मरने से उनका ये दावा सच दिखाई नहीं देता। तो शहर में मोरों की मौत की बात सामने है कि फिलहाल कितनी मौतें हुई हैं और क्या इसमें जानकारी निकल कर गई? जी, ये घटना कल की है और मेरी चर्चा हुई थी डॉक्टर उत्तम यादव जी
जो चिड़ियाघर के मेन प्रभारी हैं। तो चर्चा के दौरान उन्होंने ये बताया कि कल कुछ लोग उनके पास आए रेस्क्यू के दृष्टिकोण से मोरों को लेके। शहरी क्षेत्रों में कालिंदी एरिया में उनको वहाँ के लोगों ने मोरों को देखा था मृत में, तो लेके आए और उनको कहे कि आप रेस्क्यू कीजिए। बट उन्होंने बताया कि जैसे मौके पे आए थे तो 4 में से 3 जो मोर थे वो मृत हो चुके थे। एक मोर मरणासन की स्थिति में था, उसको बचाने का प्रयास किया गया लेकिन अंततः उसकी भी डेथ हो गई। तो जो मृत्यु का मुख्य कारण देखा गया उसमें डॉक्टर साहब का कहना था कि जो अभी विगत 2 सप्ताह में जो टेम्परेचर में अचानक से बढ़ोतरी हुई है और उससे स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन की स्थिति निर्मित हुई है, जैसा उन्होंने गेस किया, पोस्टमार्टम किया, प्रथम दृष्टया उनको ही लगा। इसके बाद उन्होंने कहा गया कि सैंपल को हम लोग फर्दर जांच के लिए भेजेंगे। ऐसा तो नहीं कोई पॉइजन या कोई और इंटरनल रीजन हो जो हम लोग प्रथम दृष्टया हम लोग दृष्टिगोचर नहीं हो पा रहा है, उसकी भी जांच की जाएगी। डॉक्टर साहब ने बताया कि इसको भी जांच करेंगे और हम लोग जो इसमें व्यवस्था कर सकते हैं, चूँकि जो फॉरेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैनेजमेंट की व्यवस्था होती है उसमें ये व्यवस्था की जाती है कि जब मार्च के लास्ट हफ्ता में मुख्यालय स्तर से और हमारे क्षेत्रीय स्तर से, डिवीजन स्तर से सभी अधीनस्थ कर्मचारियों को निर्देशित किया जाता है कि आप दूरस्थ जंगलों के आसपास जो भी जहाँ वन प्राणियों का रहवास है उस क्षेत्र में बृहद रूप से आप पेयजल की व्यवस्था करें। जो पुरानी झीरियाँ हैं, छोटी छोटी नाले नलिकाएँ हैं, छोटे छोटे पॉन्ड्स हैं जहाँ पानी रहता है, वहाँ गाद की सफाई करें ताकि पानी वहाँ सुव्यवस्थित रहे। आवश्यकता पड़ने पर जो सूख गए हैं तो नए पेयजल व्यवस्था के लिए वाटर होल्स भी क्रिएट करते हैं, उसको बाकायदे एक सिस्टमेटिक तरीके से वहाँ वाटर रिचार्ज भी करते हैं हम लोग, ताकि वहाँ पानी उपलब्ध रहे पूरे ग्रीष्म ऋतु में और वन प्राणियों को पानी की समस्याओं के लिए इधर उधर भटकना ना पड़े। सर, आपने 4 मोर की मौत की पुष्टि की है, लगभग सर 35 मोरों की सूचना आ रही है सर सोशल मीडिया। जी सूचना आ रही है। इसके संबंध में जैसे बताया गया कि राला मंडल के आसपास के क्षेत्रों में मोरों की मृत्यु के संबंध में बात आई थी, तो मेरे द्वारा तत्काल वहाँ टीम को एक्टिवेट कर दिया गया है। उन लोगों ने अभी जो इंटरिम रिपोर्ट दी है, अभी तक की जो जांच पड़ताल की है, लोगों से पूछताछ किया है, पूरा एरिया का भ्रमण किया है, तो अभी तक तो उनके द्वारा इसमें कोई पुष्टि नहीं की गई कि ऐसी कोई घटना की सत्यता है। लेकिन वो लगातार लगे हुए हैं, अगर ऐसी कोई घटना न्यूज़ आती है तो हम लोग प्रथम दृष्टया आपको भी अपडेट करेंगे और इसको एक बृहद रूप से यहाँ पे जिला प्रशासन से और दूसरे जो विभाग हैं, हमारे वेटनरी विभाग हैं, उनसे संपर्क करके कोई योजना बनाएंगे कि क्या कारण है, क्यों मृत्यु हो रही है। इसके बेसिकली साइंटिफिक कारणों को जानने की कोशिश करेंगे और उसका जो निदान है, जो शहरी क्षेत्रों में जहाँ चूँकि हमारी मैनेजमेंट की लिमिटेशन रहती है, बट हम लोग निश्चित रूप से उन निकायों से संबंध करेंगे जिनके आसपास जो उसको मैनेजमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, उन्हें वो वन्य प्राणियों के मैनेजमेंट से, प्रबंधन से जुड़े हुए सारे पहलुओं को उनको एक्सप्लेन करेंगे हम लोग, और हम लोग स्वयं उपस्थित होकर भी सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करेंगे, ताकि अगर सिर्फ स्ट्रोक और पानी इसका रीज़न है और पानी की उपलब्धता रीज़न है तो उसको हम लोग शॉर्ट आउट करने के लिए प्रयास करेंगे। सर, अभी जो 35 मौत की अफवाह चली थी इसमें क्या कुछ जानकारी निकल के सामने? नहीं, अभी तक तो इसको हम लोग अफवाह की श्रेणी में रखेंगे क्योंकि अभी इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है। मैंने स्वयं अधीक्षक जो राला मंडल है उनसे बात किया है, स्पष्ट रूप से पूछा है, उन्होंने पुनः मेरे कहने पर अपने सारी टीम को तैनात कर दिया है। अगर ऐसी कोई भी मृत्यु की सूचना मिलती है तो हम लोगों को अर्लीस्ट आपको रिपोर्ट भी करेंगे। हम लोग उसके बचाव रोकथाम के लिए बहुत बृहद रूप से काम करेंगे। आवश्यकता पड़ती है तो अपने वन मुख्यालय स्तर से भी बात करके इसके निदान की पूरी प्रयास करेंगे क्या कर सकते हैं। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी आज उज्जैन आए और महाकाल मंदिर में दर्शन कर पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने बातचीत में कहा कि देशवासियों के कल्याण और सुख समृद्धि की कामना बाबा महाकाल से की है। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी आज बदनावर हाईवे का लोकार्पण करने धार आए थे, जो कार्यक्रम में शामिल होने के बाद दोपहर को हेलीकॉप्टर से उज्जैन आए और सीधे महाकाल मंदिर पहुंचकर बाबा महाकाल के दर्शन कर आशीर्वाद लिया और गर्भगृह में जाकर भगवान महाकाल का पंचामृत अभिषेक किया। इस दौरान प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय एवं राकेश सिंह भी मौजूद रहे। वहीं पूजन पंडित आशीष पुजारी ने संपन्न कराया। दर्शन के बाद मंदिर समिति द्वारा गडकरी का सम्मान किया गया। यहीं पर मीडिया के साथ बातचीत में उन्होंने कहा कि देश और समाज के लिए और बेहतर काम कर सकूं, ऐसी कामना बाबा महाकाल से की है। बाबा महाकाल के दरबार के अंदर चैत्र मास शुक्ल पक्ष प्रदोष महापर्व पर माननीय नितिन गडकरी जी ने भगवान महाकाल का अभिषेक पूजन किया, राष्ट्र की सुख समृद्धि की कामना की एवं बाबा महाकाल की वेदोक्त शास्त्रोक्त पद्धति से पूजन अर्चन की है। यह बाबा महाकाल का सहयोग है कि आज प्रदोष काल था, प्रदोष में भगवान शिव के पूजन का बड़ा महत्व होता था, इसीलिए उन्होंने आज के दिन बाबा महाकाल की पूजन के लिए चुना।
जय मां काली। नमस्कार। आज प्रदोष काल में मुझे महाकालेश्वर जी का दर्शन करने का सौभाग्य मिला। ये मेरा परम भाग्य है। इस देश के लिए, समाज के लिए और अच्छा कार्य करने की शक्ति और प्रेरणा वो मुझे और हम सब साथियों को दे, यही उनके चरणों में मैंने प्रार्थना की है और निश्चित रूप से उनका आशीर्वाद अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरणा देता रहेगा। जिले की मनावर तहसील के ग्राम बड़ा बड़दा में आबकारी विभाग ने गुरुवार को अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्यवाही को अंजाम दिया है। ग्राम बड़ा बड़दा के पास एक खेत में बने मकान पर छापेमारी कर भारी मात्रा में देशी विदेशी शराब और बियर बरामद की गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ये मकान में लंबे समय से शराब का गुप्त अड्डा बना हुआ था। यहां से अवैध रूप से शराब की सप्लाई की जा रही थी। आबकारी विभाग की टीम को मुखबरी से सूचना मिली थी, जिसके बाद इस ठिकाने पर छापा मारा गया। छापेमारी के दौरान दर्जनों पेटियां बरामद की गई, जिनमें देशी और अंग्रेजी शराब के साथ बियर भी बड़ी मात्रा में शामिल है। बरामद की गई शराब की कीमत लाखों रुपए में आंकी जा रही है। मनावर के समीप बाकानेर के ग्राम बड़दा के खेत में बने सोने मकान में अलग अलग कंपनी के साथ पेटी अवैध तरीके से रखी हुई शराब 2,68,000 के लगभग का मशरूका जब्त करने में आबकारी अधिकारी एकता सोनकर की टीम को मिली सफलता। आज जो बड़ी कार्रवाई की गई आबकारी विभाग द्वारा, इस पर आपको जो सफलता मिली है मेरा नाम एकता सोनकर है। मैं मनावर सेक्टर में पदस्थ हूँ और आज मुखबिर से मुझे सूचना प्राप्त हुई थी कि बड़दा के एक खेत में सूने मकान में शराब रखी हुई है। मैंने अपनी टीम गठित की और टीम गठित करने के बाद वहाँ हम पहुँचे तो मौके पर उस सूने मकान पर 60 पेटी 6 ब्रांड थे, जिसमें वो बरामद हुई जो लगभग 610 वर्ग लीटर है, जिसकी कुल कीमत 2,67,000 के लगभग है। और वहाँ पर आरोपी मौके से फरार था, जिसकी विवेचना में लिया गया है। अयोध्या विकास खंड अमानीगंज के दूसरे नंबर की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत मोहम्मदपुर, जहां पर लगभग 15,000 की आबादी है, लगभग 7,000 मतदाता हैं। इस ग्राम पंचायत में 15 पुरवा लगते हैं। ग्राम पंचायत मोहम्मदपुर के प्रधान राम कमल चौरसिया मीडिया से मुखातिब होते हुए गांव के विकास कार्य की उपलब्धियां गिनाई है। प्रधान राम कमल चौरसिया का कहना है कि जो सरकार द्वारा हमारी ग्राम पंचायत की सौगात मिली है, लगभग 3 करोड़, जो आज तक आजादी के बाद पहली बार हमारी ग्राम पंचायत को राज्य सरकार व केंद्र सरकार द्वारा प्राथमिकता दी गई है। पहली बार इतनी बड़ी धनराशि हमारी ग्राम पंचायत को आई है विकास के लिए। और प्रधान का कहना है कि सरकार की तमाम कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं। मैं राज्य सरकार व केंद्र सरकार की मंशा के अनुरूप अपनी ग्राम पंचायत के समस्त पूर्वे के विकास के लिए मैंने इंटरलॉकिंग, खर्चा, नाली और लाइट, घूर गड्ढा, शौचालय बेसहारा लोगों को मुख्यमंत्री आवास और प्रधानमंत्री आवास और तो पूर्व माध्यमिक विद्यालय में बाउंड्री वॉल का निर्माण और टाइल्स से रंगाई पुताई, समरसेबुल और विद्यालय का मेन गेट का निर्माण करवाया है और पानी की टंकी आदि की व्यवस्था कराई है। 2 प्राथमिक विद्यालय में रंगाई पुताई और टाइल्स और बाउंड्री वॉल आने जाने के लिए रास्ता निर्माण कार्य कराया और वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, पारिवारिक लाभ, सम्मान निधि, सोफिट, फिल्टर, चैम्बर और नाली, चक्रोट आदि विकास कार्यों के लिए हमारी पहली प्राथमिकता है। गांव के चौमुखी विकास के लिए मैं अपने कर्तव्य पद का निर्वहन कर रहा हूं। मैं अपने गांव के सभी पात्रता श्रेणी में आने वाले व्यक्तियों को प्राथमिकता दी है। मैं आपके चैनल के माध्यम से अधिकारियों का ध्यान केंद्रित करवाना चाहता हूं और लिखित मांग भी किया है। अंत्येष्टि स्थल और तालाब का सौंदर्यीकरण या आदर्श तालाब बनवाने कार्य योजना में चल रहा है। खंड विकास अधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी को प्रार्थना पत्र भी दिया है। ग्राम पंचायत अधिकारी विकास यादव, रोजगार सेवक सौरभ गुप्ता, पंचायत सहायक बबलू मिश्रा आदि इन व्यक्तियों के सहयोग से सप्ताह में एक दिन पंचायत भवन पर बैठकर कार्य योजना के बारे में समस्त ग्रामवासियों को जानकारी दी जाती है और उनकी समस्याओं को हल करवाने का या निस्तारण करवाने का यही मेरा प्रयास रहता है। और सर्वप्रथम धर्म है कि हर पूर्वे को लिंक मार्ग से जोड़ना और पानी का निकास सबसे बड़ी प्राथमिकता है। और मैं योगी सरकार को प्रणाम करता हूं और धन्यवाद देता हूं, जो कि ग्राम पंचायत को मॉडल सिटी जैसा बनाने का काम सरकार का लक्ष्य है कि कोई व्यक्ति रोजगार से वंचित न रह जाए। और मैं ग्राम पंचायत के विकास के लिए इंटरलॉकिंग 30 मीटर घूर गड्ढा बनवाने का कार्य, 25 मरम्मत, खड़ंजा मरम्मत 100 मीटर कार्य योजना में है। विधवा पेंशन 30, वृद्धा पेंशन 200, पारिवारिक लाभ लगभग 30, व्यक्तियों को आवास 27 और प्रधानमंत्री आवास क्रियाशील योजना के अंतर्गत सर्वे हो गया है।
और हमारा मेन उद्देश्य है कि सरकार की तमाम कल्याणकारी योजनाएं महत्वाकांक्षी चल रही हैं। मैं अपनी ग्राम पंचायत के लिए मैं यह चाहता हूं कि मेरे कार्यकाल में कोई पात्र व्यक्ति वंचित न रह जाए और सर्वप्रथम विकास, रास्ता, साफ सफाई, शिक्षा व्यवस्था और विद्यालय का कायाकल्प करवाना हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। मैं अपनी समस्त ग्राम पंचायत की जनता को दिल की अनंत गहराइयों से हार्दिक स्वागत और बंधन अभिनंदन करता हूं, जो कि हमको पहली बार अवसर प्राप्त हुआ सेवा करने का, और मैं अपनी समस्त ग्राम पंचायत की जनता का हमेशा रेडी रहूंगा। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। प्रधान जी, एक चीज़ बताएं कि सरकार की तमाम महत्वाकांक्षी योजनाएं चल रही हैं कल्याणकारी ग्राम पंचायत के विकास के बारे में, आप विकास के संबंध के बारे में क्या कहना चाहते हैं कि आपने अपनी ग्राम पंचायत में कौन से विकास कार्य किए हैं? नाली निर्माण 35 मीटर, SSW मेरी गाड़ी चल रही है। 35 मीटर के बीच चट्टान को निर्माण करवाया। उसके बाद जो है 200 लगभग जो है 8 मीटर और करीब 35 मीटर का सिस्टम लगाया। ये हमें ऑलरेडी पैसा मिला। और इसके अलावा जो है जो भी और कार्य है ग्राम सभा के सारे कार्य हमने जो है पूर्ण कर दिया है। जो 1 साल की जो है मतलब पीछे किट में आगे हमारा 1 साल का बीच बच रहा है। उसमें जो है 2-3 सड़कों जो है चलना जो है उसको अपने हमने कार्यक्रम ले लिया और शीघ्र जो उसका निर्माण कराया। प्रधान जी, आपकी ग्राम पंचायत में पूर्व माध्यमिक विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय है, उसमें आपने कौन सी कार्य योजना जो है आपने काम लिया गया है? बाउंड्री वाल जैसे है, कौन से काम कराए हैं पूर्व माध्यमिक विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय में? हार बाउंड जो है प्राइमरी स्कूल में जो है पूरी बाउंड्री, शौचालय, विद्यालय शौचालय, समय टेबल, पानी, गेट पूरा दवाई दिखाई देते हैं। दूसरा विद्यालय हमारा मटिया जूनियर है, वहाँ भी जो है हमने 28 मीटर बाउंड्री बना के पूरी कंप्लीट जो है कर दिया। उसके बाद शौचालय, विद्यालय शौचालय, बिजली, सारी चीज़ें हमने कंप्लीट किया। उसके बाद रामदेव पुरवा में जो है बाउंड्री निर्माण करवाया। निर्माण कराने के बाद विद्यालय शौचालय, पानी टंकी, गेट पूरा जो है कायाकल्प किया। और मोहम्मदपुर जो है जूनियर हाई स्कूल हमारे गेंद में पूरी टाइल, कमरों में टाइल, गेट, लगाई पकाई, गेट, क्या बोलते हैं शौचालय, विद्यालय शौचालय सारे मतलब कंप्लीट करके जो है मतलब काम। ये हमारे 5 विद्यालय हैं, 5 विद्यालय जो है कार्य करते हैं। दूसरी बात मोहम्मदपुर मतलब प्राइमरी स्कूल, उसमें जो है बाउंड्री वाल नई तो नहीं थी लेकिन पुरानी स्कूल जो कार्य किया, निर्माण किया। समर टेबल, लेट्रिन, बाथरूम, शौचालय सब कुछ करके लाइट समेत कराते तो ये विकास खंड की दूसरी ग्राम पंचायत है, सबसे बड़ी विकास खंड हमारी इनकी। और इस ग्राम पंचायत में आदर्श तालाब या सौंदर्यीकरण के बारे में आपने कार्य योजना के बारे में लिया है या कोई काम करवाया कि नहीं करवाया? कुछ चीज़ें हमारी जो है छूट गई हैं, जैसे हमने जो है सौंदर्यीकरण नहीं करवाया है, उसमें तो जो है लेबर प्रॉब्लम की जो है बहुत समस्याएँ थी। और 2 चीज़ें हमारे यहाँ जो प्राथमिकता, पहली प्राथमिकता हम सौंदर्यीकरण करें और दूसरी हम सरकार से मतलब मांग करते हैं, आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं कि हमारे यहाँ एक अंत्येष्टि स्थल की व्यवस्था की जाए, क्योंकि आबादी बहुत ज़्यादा है। हम लोग अंत्येष्टि करने में लोग व्यापारी आदमी जो है जमीन रखिए, खेती की मवेशी जमीन है, तो ये जो है सरकार से आग्रह करते हैं और मांग करते हैं जिसे 2 में अंत्येष्टि बहुत सरकार का आभार होगा। और मेरे यहाँ सारी व्यवस्थाएँ हैं, इतनी व्यवस्थाएँ हैं कि जितना इस कार्यकाल में भारत सरकार ने दिया है सही केवल कभी एक कमी केवल अंत्येष्टि सरकार जमीन हमारे पास सुरक्षित है, सारे पेपर हमारे कंप्लीट है, सब कुछ हमने लेकिन सरकार से फिर हम आग्रह करते हैं एक चीज़ मेरी गाँव में जिंदगी ये प्रधान जी, ये बताइए कि आपकी कार्यक्रम की दूसरे नंबर की ग्राम पंचायत है, यहाँ कितने मतदाता हैं और कितनी बड़ी आबादी है? मतदाता हमारे यहाँ 65 है, आबादी लगभग 15,000 के ऊपर आबादी है। 15,000 के ऊपर है। पूरे जो है करीब 15 प्रवासी होते हैं। अगर क्षेत्रफल देखा जाए तो 3 किलोमीटर का है। आपने अपनी ग्राम पंचायत में तमाम पात्र श्रेणी में या पात्र श्रेणी में जो व्यक्ति हैं उनके लिए कितने आवास का जो है आवंटन करवाया है? पिछले कार्यकाल पिछले वित्त वर्ष में जो है हमारे जो है 27 आवास लड़के कंप्लीट हुए हैं और पूरा जो है इस वित्त वर्ष में प्रधानमंत्री तरह से
आवास योजना के अंतर्गत 70 हमारी सर्कल हो गई, 6-7 बचे हैं, उसको भी कल तक हम मुख्यमंत्री योजना के तहत कि प्रधानमंत्री योजना के तहत आवास का नहीं, केवल पिछले कार्यकाल के लिए मुख्यमंत्री आवास के लिए, और ये जो है प्रधानमंत्री जी का आवास है। और अपनी ग्राम पंचायत में विधवा और वृद्धा पेंशन, दिव्यांग पेंशन का कितना काम लोगों को जो है पीछे कार्यकाल से लेकर अब तक हमने 225 जो है वृद्धा पेंशन बनवाया, करीब 35 जो है विधवाओं पेंशन मिली, उनको बराबर जो है पारिवारिक लाभ और पेंशन डालने की हमारे गाँव। और आप यहाँ भारत मिशन स्वच्छता अभियान के तहत आपने कौन कौन सा काम करवाया है? स्वच्छता के तहत जो है नाली नाला साफ सफाई की व्यवस्था के बारे में। सबसे पहला जो है हमारा RRC सेंटर बना, मेरी गाड़ी मिली है, बराबर संचालन हो रहा है, 1200 मीटर नाली बनाए, 65 चौक बनाए, 4 फिल्टर चैम्बर बनाए, इसी कारण से SLW के पैसे से ये हमारा जो है कार्य जो है पूरा हो चुका है, उसका बराबर संचालन। आप अपनी ग्राम पंचायत में घूर गड्ढा के तहत जो है घूर गड्ढा हमारे यहाँ 25 बल्कि है वो क्रियाशील और अपनी ग्राम पंचायत में कोई ऐसी बड़ी योजना आपके विचार में आई है कि हमारे ग्राम पंचायत का विकास हो, आपके द्वारा या कोई जनप्रतिनिधि के द्वारा आपने मांग किया है अपने ग्राम पंचायत में विकास के संबंध में? महोदय, केवल हम जो है अंत्येष्टि स्थल के लिए मांग किए हैं और तालाब का सौंदर्यीकरण हमें करना है, लेकिन अंत्येष्टि स्थल हमने मांग कर दिया है, उसका सारा पेपर जो हमारे पास मौजूद है और सरकार से पुनः क्या करते हैं कि मुफ्त के लिए। सरदारपुरा क्षेत्र में 1 साल की मासूम बच्ची के साथ अमानवीय घटना सामने आई है। माता पिता के थोड़ी देर के लिए पानी लेने जाने के दौरान बच्ची के साथ अनहोनी हो गई। जब वे लौटे तो बच्ची रो रही थी और घायल अवस्था में थी। परिजन तुरंत उसे राजगढ़ के एक निजी अस्पताल लेकर पहुंचे। आपको बता दें कि जहां डॉक्टरों ने गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे इंदौर रेफर कर दिया। फिलहाल बच्ची की हालत स्थिर बताई जा रही है। घटना 9 अप्रैल की है और गुरुवार को पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। आरोपी की तलाश के लिए विशेष टीमें गठित की गई हैं। पुलिस के मुताबिक उज्जैन जिले की एक महिला अपने पति के साथ सरदारपुर के एक गाँव में शादी समारोह में आई थी। उन्होंने अपनी 1 वर्षीय बच्ची को चटाई पर सुलाया और पानी लेने के लिए चले गए। कुछ देर बाद लौटने पर बच्ची को रोते हुए पाया। सरदारपुर थाना पुलिस ने इस मामले में पॉक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है। एसडीओपी विश्वदीप सिंह परिहार ने बताया कि अस्पताल से सूचना मिलने के बाद महिला पुलिस अधिकारी ने परिजनों के बयान दर्ज किए हैं और जल्द ही आरोपी की गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। सर, धार जिले के रिंगौर से भी एक मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म की जानकारी सामने आ रही, क्या कुछ पूरा मामला और अब तक क्या कार्रवाई की गई? ये सरदारपुर थाना क्षेत्र में रिंगनौद के पास की घटना है। वहाँ एक बच्ची के साथ में अप्राकृतिक कृत्य की घटना हुई है। उसमें थाना सरदारपुर में प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है। बच्ची का तत्काल मेडिकल परीक्षण कराया गया और उसका उपचार कराया जा रहा है और इसमें जो अज्ञात आरोपी है उनकी तलाश की जा रही है। चूँकि बच्ची को रेफर इंदौर किया गया, तो क्या स्थिति है उस बच्ची की? अभी स्थिति कंट्रोल में है उसकी और ठीक है बच्ची। इसमें कितने आरोपी हैं? अभी अज्ञात है आरोपी और हमारी टीम लगी हुई है तलाश करने में। दिगंबर जैन समाज द्वारा 24वें तीर्थकर भगवान महावीर स्वामी का जन्म कल्याणक महोत्सव बड़े ही भक्ति एवं उत्साह के साथ मनाकर नगर के प्रमुख मार्गों से श्री जी की विमान यात्रा निकाली। समाज के युवा पीतांबर धारण कर भगवान की प्रतिमा को रजत वेदी में विराजित कर विमान यात्रा को पूरे शहर में बैंडबाजी के साथ निकाला। समाजजनों की ओर से त्रिशला नंदन वीर की जय बोलो महावीर की घोष के साथ पूरा नगर गूंज उठा। विमान यात्रा का जगह जगह श्रीफल चढ़ाकर एवं आरती उतार कर प्रभावना की गई। शोभा यात्रा नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए श्री अजीत नाथ जिनालय पहुंची, जहां भगवान के प्रथम अभिषेक एवं शांति धारा करने का सौभाग्य हीरामणि सोगानी परिवार को प्राप्त हुआ। वहीं अल्प प्रवास पर पधारी आरिका कीर्तिमती माताजी द्वारा शांति धारा का वाचन किया गया। कीर्तिमती माताजी के चरण धुलाने एवं शास्त्र भेंट करने का सौभाग्य संस्कार महिला मंडल को प्राप्त हुआ। श्री अजीत नाथ जिनालय में रजत जैन द्वारा संगीतमय सामूहिक महाआरती एवं भजन संध्या का आयोजन किया गया। भजन संध्या में सभी महिला पुरुष देर रात तक भगवान की भक्ति में झूमे। सभी समाजजनों द्वारा भगवान का पालना झुलाने का कार्यक्रम हुआ। वीर विद्या पाठशाला के बच्चों द्वारा रंगारंग धार्मिक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गयी, जिसमें चारों गतियों का मंचन सराहनीय रहा। समाजजनों द्वारा वीर विद्या पाठशाला के बच्चों को प्रोत्साहन स्वरूप राशियां भेंट की गई। उसके पहले जो है वो गृहस्थी में बने रहते हैं, जैसा भी आप समझ लो। भगवान महावीर स्वामी की आयु 72 वर्ष की थी, कुछ कम।
और उनका जन्म होने के बाद में जो है, जब से जन्म गर्भ में आए तब से गिना जाता है। वो गर्भ में तभी आए आषाढ़ कृष्णा, छठ के दिन वो माता के गर्भ में आए और उनका जन्म चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को हुआ। ये हो गए इसमें जो है कुछ कम, कितने 30 वर्ष, कुछ कम 30 वर्ष। और उसके बाद में उन्होंने जो है 30 वर्ष के बाद में दीक्षा धारण करे और वो दीक्षा भी जो है मार्गशीर कृष्ण दशमी के दिन उन्होंने जो दीक्षा ली थी। कर्मचारी संघ ने खुशी जाहिर की। सतीशगढ़ जिलाध्यक्ष लोकेश सोलंकी, जिला मंत्री पीथमपुर आरएसएस संघ के अनुसंधायक संगठन भारतीय मजदूर संघ, जो भारत में सबसे बड़ा मजदूरों का श्रमिक संगठन है। भारतीय मजदूर संघ का जिला सम्मेलन जिले के नगर पीथमपुर में छत्र छाया कमेटी हॉल में आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश संयुक्त महामंत्री आशीष सिंह सोमभूरिया, चुनाव अधिकारी मुरारी लाल राठौर, विभाग प्रमुख के द्वारा धार जिले के सतीशगढ़ को जिलाध्यक्ष लोकेश सोलंकी को जिला मंत्री नियुक्त किया गया, जिसमें मुख्य रूप से भाजपा मछुआरा प्रकोष्ठ जिला संयोजक देवी पहलवान गौड़, महेश गौड़, मनीष दादू, धीरज पाटीदार, विवेक तिवारी, संजय सोलंकी, महूद, राजू डावर, आली रोहित सिटोले सम्मेलन की अध्यक्षता शुभनारायण द्विवेदी एवं आभार सतीश गौड़ ने माना है, जिसमें सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है खरगोन से। टेमला स्थित सीएम राइज स्कूल के प्राचार्य अशोक पवार पर स्कूल में पूर्व छात्र और उसके साथियों ने किया जानलेवा हमला। प्राचार्य खून से हुए लथपथ। टेबल पर रखे कांच से पूर्व छात्र और उसके साथियों ने किया हमला। गंभीर रूप से घायल प्राचार्य अशोक पवार को खरगोन जिला अस्पताल लाया गया। प्राचार्य के सर में आए 5 टाके, उपचार जारी। मेनगांव थाने में छात्राओं से छेड़छाड़ की पूर्व शिकायत के चलते पूर्व छात्र रवि खांडे और उसके साथी नैतिक खानपुरे ने प्राचार्य पर किया हमला। 4 साथी पहुंचे थे स्कूल, 2 बाहर खड़े रहे। मेनगांव थाने के टेमला सीएम राइज स्कूल की घटना। सुबह हम शासकीय कार्य में व्यस्त थे। हमारे विद्यालय में पढ़ने वाला नैतिक कानपुर आया। वो जो है हमारी जो पहले रिपोर्ट डाली थी मैंने, उसके वापस लेने के लिए दबाव बना रहे थे, गाली गलौज करी मेरे साथ में। क्योंकि हम शिफ्ट कर रहे थे, अभी कमरे उधर रिपेयरिंग वर्क चल रहा पुराने उसमें, तो उनको मालूम पड़ गया कैमरे नहीं हैं। तो लेकिन मैंने पूरे घटनाक्रम की रिकॉर्डिंग करवाई अपने टीचर से। और फिर ये रवि खांडे आया और रवि खांडे ने जो है ना मेरे ऊपर जो कांच होते हैं इसके टेबल ग्लास से मेरे ऊपर 5-6 बार सिर पे मारा और टूटे हुए कांच से भी हमला किया मेरे ऊपर। और मेरे टीचर्स के ऊपर भी, मैडम के ऊपर भी, सबके तो मारने के लिए दौड़ा, जिसकी रिकॉर्डिंग हमारे पास में है अभी, जिनको मैं प्रस्तुत करना चाहूँगा। और मैंने जो रिपोर्ट इनकी डाल रखी थी पहले अगस्त और सितंबर में, उसको वापस करने के लिए मेरे पर दबाव डाल रहे थे। और जो है नहीं तो जान से मारने की धमकी देते रहते। टेबला में आके दिखाओ, टेबला में दिखने नहीं देंगे, इस तरह की बहुत सारी धमकी दे रहे थे। सब में मेरे रिकॉर्डिंग में है। रवि खांडे और ने वार किए है, नैतिक कानपुर ने गालियाँ दी, सपोर्ट किया उसका। और 2 लोग साथ में थे, वो उनने बस साथ में थे, वो आगे उनने कोई हमला नहीं किया। हमले का कारण क्या है? पिछली मैंने जो रिपोर्ट करी थी इनकी, उसको वापस लेने का दबाव बोल रहे थे कि वापस लो उसको। और नैतिक कानपुर ने अभी एग्ज़ाम दी है और ये रवि खांडे इसको छात्र नहीं है, वो पहले था, अब नहीं है। पुराना विवाद है कोई? विवाद पुराना, मैंने पहले इन बच्चों के साथ में, लड़कियों के साथ बदतमीजी करी थी स्कूल की, तो उनकी शिकायत के आधार पे
मैंने इनको मना किया। उसके बाद में इनने मेरे साथ में गाली गलौज किया था और मेरे को मारने भी आए थे उस समय भी, लेकिन मेरे स्टाफ ने बचाया था उस समय। और मैंने इनकी FIR कर रखी थी बनगांव थाने में, और जिसका केस चल रहा है थाने में भी। जानलेवा मेरे पर हमला किया, जो टुकड़े टुकड़े करने के लिए बात करी तो वहाँ टुकड़े टुकड़े करते हैं। क्या नाम है आपका पूरा? मेरा नाम अशोक सिंह पवार, प्राचार्य शिव राय विद्यालय टेमला। सर, मेनगांव में CM राइज स्कूल है, वहाँ प्राचार्य पर जानलेवा हमला हुआ, पूर्व छात्र बताया जा रहा है। क्या मामला सर, किस प्रकार की जांच चल रही है? मेनगांव में टेमला के पास में एक विद्यालय में वहाँ के रहने वाले 3 युवकों ने वहाँ के एक शिक्षक के साथ में मारपीट की घटना करी है। और इस संबंध में जब जानकारी प्राप्त की तो इनका पूर्व में भी इनके साथ में विवाद हो चुका है और इन पे पूर्व में भी आपराधिक प्रकरण दर्ज किए गए हैं। इन मामले में अभी शिक्षक का मेडिकल कराया गया है और मेडिकल की रिपोर्ट के अनुसार इन तीनों युवकों पर FIR कर उन पे आगे की कार्रवाई की जा रही है और शीघ्र ही तीनों को पकड़कर जो है न्यायालय प्रस्तुत किया जाएगा। तो पहले का भी कोई विवाद है इनका पूर्व में एक विवाद हुआ था और उसी बात को लेकर इनकी आपस में बहस हुई कि आपने जो पूर्व में जो अपराध करा दिया उसके मामले में जो है ये राजीनामा करना के लिए उस पर दबाव बना रहे थे। इसी वाद विवाद में जो है ये घटना घटित हुई है और इस मामले में जो है तीनों ही युवकों पर जो है कार्रवाई करके उनको माननीय न्यायालय पेश किया जाएगा। अलीराजपुर पुलिस ने मुखबरी की सूचना पर गौवंश के अवैध परिवहन करते 3 पिकअप वाहनों को रात्रि गश्त के दौरान पकड़ा है। चालक सहित 3 आरोपियों को अलीराजपुर पुलिस ने अवैध परिवहन करते गिरफ्तार किया है। तीनों वाहनों में 24 गौवंश क्रूरता पूर्वक भरे मिले हैं। अलीराजपुर थाना कोतवाली प्रभारी सोनू शितोले ने बताया कि मुखबरी से सूचना मिली कि 3 पिकअप वाहन जिसमें गौवंश भरे हैं वहीं झाबुआ जिले की ओर से अलीराजपुर होकर महाराष्ट्र जा रहे थे, जिस पर पुलिस ने मुखबरी की सूचना पर पिकअप वाहन को उमराली रोड स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर स्कूल के समीप रोका तो चालक परिचालक भागन की फिराक में थे। पुलिस ने तीनों वाहनों से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं गौवंश अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई है। वहीं तीनों वाहनों से मिली गौवंशों को सोमकुआ स्थित गौशाला में भेजा गया है। नमस्कार, मैं हूं विशाल भावसार और आप देख रहे हैं शहर क्राइम डिजिटल। इस वक्त मौजूद हूं मैं अलीराजपुर पुलिस थाने में कोतवाली में, जहां पर जो सुबह ही आज उमराली रोड पर 3 जो गोवंश से भरे जो वाहन थे उन्हें पकड़ा गया था, जिसमें 24 गोवंश उमराली रोड से पकड़े गए हैं। एक और जहां मध्य प्रदेश की सरकार जहां सुशासन की बातें करती है, जो गौ माता को लेकर एक बातें करती है कि हम उनके सहेजने के लिए, समृद्धि के लिए हम कार्य कर रहे हैं। 2 दिन पहले ही जो मुख्यमंत्री मोहन यादव है वह धार के कुक्षी आए थे, वहां उन्होंने कुछ बातें की थी गोवंश को लेकर कि हम उनकी समृद्धि के लिए, महिलाओं के अच्छे काम के लिए हम गोवंश को वहाँ पर गोपालन को बढ़ावा देंगे। लेकिन इस प्रकार की जो घटनाएं हैं वो कहीं ना कहीं इसमें पलीता लगाती है। मैं बता दूं आपको कि आज सुबह अलीराजपुर के उमराली रोड पर 3 गोवंश वाहन पकड़े गए थे, जो आपको मैं पीछे दिखाई सकता हूं कि ये जो वाहन है, ये 3 गोवंश वाहन जो यहाँ 24 जिसमें गोवंश पकड़े गए और ये SP ऑफिस के सामने से ही निकले थे। आपको अगली बात ये बताना चाहूँगा कि जिस प्रकार से यहाँ गोवंश की तस्करी लगातार होती है, महाराष्ट्र और गुजरात की बॉर्डर पर ये जिला बसा हुआ है। जो महाराष्ट्र का बेल्ट है वो यहाँ से नर्मदा के किनारे लगता है और जो पहले यहाँ से पूरे राज्य में से परिवहन ट्रांसपोर्टेशन के बाद जो है वो नर्मदा किनारे गोवंश को लाया जाता है। उसके बाद नाव में रखकर मकराना के रोड से, मकराना के जो नाविक पर्यटन है उसको वहाँ पर महाराष्ट्र भेजा जाता है, जहाँ मालेगांव में इनका कत्लेआम किया जाता है। लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी कि किस प्रकार इसमें पुलिस द्वारा कार्रवाई की जाती है और आगे मध्य प्रदेश सरकार इसमें क्या सख्त कदम उठाती है। मेरे सहयोगी अलीराजपुर से इरफान खान के साथ मैं शहर क्राइम डिजिटल विशाल भावसार। मैम आज मॉर्निंग में 3 वाहन पकड़े गए गोवंश के, क्या कहना चाहिए? पुलिस थाना कोतवाली पर मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि उमराली रोड पर सरस्वती शिशु विद्या मंदिर के सामने गोवंश तस्करी से संबंधित जानकारी प्राप्त होने पर पुलिस थाना की टीम के द्वारा इन पर कार्रवाई की गई और 3 पिकअप वाहन
जब्त किए गए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और इनके कब्जे से जो है वो 24 गोवंश को बरामद किया गया है। जो गोवंश है उन्हें सोमकुआ स्थित गौशाला में शिफ्ट किया गया है। मैम ये उमराली रोड से एसपी ऑफिस के वहाँ से निकल रहे हैं, सीसीटीवी लगे हुए हैं, फिर भी ये इनकी तस्करी किस प्रकार हो पा रही है? लगातार पुलिस के द्वारा जो है इस संबंध में जानकारियाँ एकत्रित की जाती है और पुलिस के द्वारा जानकारी प्राप्त होने पर कठोर कार्रवाई की जाती है, प्रकरण पंजीबद्ध करके, और जितना संभव होता है उतनी अच्छी कार्रवाई करके आरोपियों को दंडित कराया जाता है। रात में और दिन में डायल 100 भी खड़ी रहती है और कुछ पुलिसकर्मियों की पैसे लेने की बात भी आ रही है। मेरे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है और इस तरीके की कोई जानकारी प्राप्त होती है तो उसमें वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।